हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी के लिए मैंने हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इस क्लास के अंतर्गत आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट आप जरूर से जरूर करना है। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, कल भाई 1831 तक ही हमारे क्वेश्चन हो पाए थे क्योंकि क्लास बीच में ही कट हो गई थी। ठीक है, फिर मैंने वही अपलोड कर दी थी। आज मैं आपको, ठीक है, 4 क्वेश्चन रहते हैं वो भी करवा देती हूँ और अगले जो अपने 30 या 35 क्वेश्चन हर रोज मैं करती हूँ वो भी आपको करवा देंगे आज। ठीक है, और भाई प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, तो प्लीज चैनल पर जाकर विजिट करें, आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें एनसीईआरटी की भी है, ठीक है, स्टेट के ओल्ड पेपरों की भी है और स्टेट की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो भी मैंने करवा रखी है। तो प्लीज आप वो जरूर से जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो चैप्टर वाइज सीरीज है हिंदी साहित्य की वो भी आप जरूर से जरूर देखें, भी आपका हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण अच्छी प्रकार से मजबूत हो जाएगा और पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे भाई। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाइकू किस देश की काव्य शैली, जो हाइकू है ये किस देश की काव्य शैली है? तो स्पेन की, जापान, जर्मन या चीन? तो भाई जो हाइकू है जापान देश की काव्य शैली रहेगी। ठीक है, और जो हिंदी है इसमें हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? अज्ञे जी को जाता है। काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और अज्ञे जी ने जब छठा दशक चल रहा था, जब 1960 ईस्वी यानी चल रहा था, उसमें क्या है, एक अरिओ करुणा प्रभा में ये रचना की थी जो 1951 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इस रचना में बहुत सारे छोटे छोटे हाइकू नुमा, ठीक है, छोटी छोटी कविताएं लिखी थी जो हाइकू के बहुत निकट थी भाई। ठीक है, इसलिए अज्ञे को क्या है, इसके सफल प्रयोग का श्रेय प्राप्त है हाइकू के। अगला क्वेश्चन है, जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो कौन सी शब्द शक्ति होती है देख लेते हैं। लक्षणा, अभिधाये, रूढ़ा लक्षणा या व्यंजना? तो जहां मुख्यार्थ की प्रधानता होती है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, इसको भाई प्रथम शक्ति वाच्यार्थ भी कहा जाता है। और जहां मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो, ठीक है, जहां मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में क्या हो, बाधा हो, और रूढ़ी, ठीक है, और रूढ़ियां लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति किया जाता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, और जहां पर अभिधा और लक्षणा में बाधा हो, जहां पर अभिधा और लक्षणा में क्या हो, बाधा हो, ठीक है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो किस स्कंद को भाई आधार बनाया? सप्तम सप्तम स्कंद को, पंचम को, तृतीया को या दसम स्कंद को? दसम स्कंद को क्या है, आधार बनाया है भाई सूरदास जी ने। ठीक है, और जो सूरदास जी है, ठीक है, इन्होंने सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर ही की है। ठीक है, जो सूर सागर है, ठीक है, ये सूरदास जी का काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना भाई सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर ही की है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो श्रीमद् भागवत, जो इनकी रचना है सूर सागर, इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। कितने? 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख पद बताए जाते हैं और 4,936 पद भी बताए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सूर सागर में सूरदास ने भरमर गीत का वर्णन किया है। किसका? भरमर गीत का वर्णन किया है। ठीक है, सूर सागर में सूरदास जी ने। और जो भरमर गीत है ये श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 47वें, कितने? 47वें, एक मिनट भाई,
दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 10वें श्लोक से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक होता है। जो भ्रमर रस है, ठीक है, किसका प्रतीक होता है? तो लोलुप और प्रेम प्रवंचक का। क्यों होता है? क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता और इसके हृदय में कभी शिथिलता नहीं रहती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने भ्रमर गीत को, ठीक है, भ्रमर गीत को क्या कहा? मैंने पहले भी बताया है, ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज का लेखन प्रारंभ करने वाले कौन है? ठीक है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है, ये आपको बताना है। भी कौन है? शिवदान सिंह चौहान, राघे राघव जी, प्रभाकर माचवे या निर्मल वर्मा। तो हिंदी में भाई रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान है, ठीक है। इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा, ठीक है। इनकी एक रचना है लक्ष्मीपुरा। इसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। जो लक्ष्मीपुरा है, इसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना गया है और 1938 में ये प्रकाशित हुई थी। और किसमें? जो रूपाब पत्रिका है उसमें ये प्रकाशित हुई थी भाई, रूपाब में, ठीक है, 1938 में। और जो रिपोर्टाज है, ठीक है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो रामनरेश त्रिपाठी है, हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्तियां रहेंगी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और काफी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। आप नोट कर लेना, मैं पंक्तियां बताने लग रही हूँ, पेपर में पूछी जा सकती है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में सिर्फ पशु ही सह सकता है। यह अपमान जगत में सिर्फ पशु ही सह सकता है। ये पंक्तियां है रामनरेश त्रिपाठी की और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति देख लेती है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की। महादेवी वर्मा की पंक्तियां देख लेती हैं, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, ठीक है। ये महादेव वर्मा जी की पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहले तो ये बताना विनय पत्रिका किसकी रचना है, फिर बताएंगे आगे। ब्रज भाषा है, अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है। तो देख लेते हैं, जो विनय पत्रिका है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है भाई? तुलसीदास जी रहेंगे विनय पत्रिका के रचनाकार, ठीक है। इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा ये रहेगी। और इसे राम गीतावली या राम विनयावली भी कहा जाता है, ठीक है। राम गीतावली या विनयावली भी कहा जाता है, राम गीतावली या राम विनयावली भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जो विनय पत्रिका है ये गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। और राम गीतावली में विभिन्न राग रागनियों
विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है इसमें। और प्रधान रस इसका क्या है? विनय पत्रिका का शांत है, शांत है। और इसे तुलसीदास जी ने कहां पर लिखा था? तो काशी में लिखा था इसको, ठीक है। और इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये कथन, ठीक है। भक्तों का कंठहार तुलसीदास जी की कौन सी रचना को कहा जाता है? तो विनय पत्रिका को कहा जाता है। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? जो रानी केतकी की कहानी है इसके रचनाकार हमें बताना है कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, प्रेमचंद्र जी है, इंशाअल्लाह खां है, या लल्लू लाल जी है? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है और काफी महत्वपूर्ण रचना है। और रानी केतकी की कहानी, इसका एक और नाम भी है, मैंने काफी बार आपको बताया, पेपर में पूछा गया है। तो क्या है? उदयभान चरित्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचनाएं कौन कौन सी है? कछुआ धर्म, मोरेसी, मोही, कुंठाव, ठीक है। प्रेमचंद्र जी की कौन कौन सी है? तो सेवा सदन, करबला, प्रेम की वेदी, गबन आदि भाई। और लल्लू लाल जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है प्रेम सागर, ठीक है। और जब इन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी, ठीक है, तो इन्होंने यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी, ठीक है। लल्लू लाल जी ने जब प्रेम सागर की रचना की थी, जब तब वे यामिनी भाषा को छोड़ने की बात की थी। और यामिनी भाषा कहते किसको है? तो उर्दू को कहते हैं। किसको कहते हैं? उर्दू भाषा को कहते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ललितृत इंदो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है? तो ये किस भाषा में लिखा है? जर्मनी में, फ्रेंच में, लैटिन में, या अंग्रेजी में? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है भाई, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? ग्रंथ पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? तो गारसा द तासी रहेंगे, गारसा द तासी है इसके रचनाकार, ठीक है। और ये जो ग्रंथ है इस्तवार द ललितृत दो भागों में है। कितने भागों में है? दो भागों में है। और इसका पहला प्रकाशन 1939 में हुआ और दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ था। और ये ग्रंथ भाई ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस से छापा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो भाई सरिस आ गया यहाँ पे, तो अपना उपमा अलंकार रहेगा, ठीक है, उपमा अलंकार रहेगा, ठीक है। समान गुण धर्म के आधार पे उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, उत्साह है, विस्मय है, या उत्साह रौद्र है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह रहेगा भाई, ठीक है। और जहां पर उत्साह जनित भाव को लेकर कोई कार्य किया जाता है वहां पर वीर रस की सृष्टि होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? जो रौद्र रस है इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, ठीक है। और विस्मय का क्या रहेगा? ठीक है, सॉरी, विस्मय का क्या रहेगा? अद्भुत, ठीक है, क्या है? अद्भुत, ठीक है। अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। अगला क्वेश्चन है, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो कौन है? आचार्य सोमनाथ है, चिंतामणि है, मतीराम है, या देव है? तो भाई रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ जी रहेंगे। और इनकी रचनाएं भी काफी महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। सिंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद, ये आचार्य सोमनाथ की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चिंतामणि की रचनाएं देख लेते हैं, जो चिंतामणि है इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रस विलास, छंद विचार पिंगल,
श्रृंगार मंजरी। और इनकी रचना एक और काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछी गई है, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश, ठीक है। मतीराम की रचनाएं देख लेते हैं। फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कोमलती आदि। भैया की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मतीराम जी की, ठीक है। जो देव हैं इनकी भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास और काव्य रसायन। अगला क्वेश्चन है, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अल्पप्राण व्यंजन, सायास व्यंजन, महाप्राण व्यंजन या सुदीर्घ व्यंजन, ठीक है। अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और कम वायु प्रयुक्त होने वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे? ये अल्पप्राण कहलाएंगे, ठीक है। ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या है? ऐन्द्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या रहेगा? तो क्या रहेगा भाई? चमत्कारी, भ्रामक, जादूगर या प्रवंचक। तो वही जादूगर सही आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, मां की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? तो काफी महत्वपूर्ण कथन है, आपको ध्यान रखना है। तो किसका है? नागेंद्र का, मुकुंदर पांडे का, जयशंकर प्रसाद का है या नंद दुलारे वाजपेयी जी का रहेगा? तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। भी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। और जो मुकुटधर पांडे जी है, ठीक है, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है, ठीक है। छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, देख लेते हैं छायावाद के विषय में। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी, इनका और कथन देख लेते हैं छायावाद के विषय में। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा छायावाद के विषय में क्या कहा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस पर अभियोग लगा हो उसे क्या कहते हैं? जिस पर अभियोग लगा हो उसको क्या कहेंगे? भाई क्या कहेंगे? दोषी, अपराधी, अभिशप्त या अभियुक्त। तो उसको अभियुक्त कहेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 11-13 के क्रम में 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? 11-13 के क्रम में तो सोरठा, हरिगीत का, रोला या दोहा। तो उसको भाई हम क्या कहेंगे? सोरठा कहेंगे। और जो सोरठा है ये दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? जो आदिकाल है इसको सिद्ध सामंत काल किसने कहा भाई? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्या ने, राम कुमार वर्मा ने। तो आदिकाल को भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने तो वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल ही कहा है।
ठीक है, राम कुमार वर्मा ने भाई संधि और चारण काल कहा है। तो बच कौन गए? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान काफी महत्वपूर्ण है भैया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। जो मैंने सीरीज चलाई है आपको एक क्वेश्चन से लेके 2000 क्वेश्चनों तक की सीरीज, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, और आपके पेपर में आपको देखने के जरूर से जरूर मिलेंगे। तो प्लीज इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें। 2000 क्वेश्चनों की सीरीज है ये, और आपको 2000 क्वेश्चनों का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, और पहले भी मैंने कर रखा। जब मैंने क्लासे प्रोवाइड करवाई है तब मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो 1 से लेके 2000 क्वेश्चनों तक के पूरा का पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा भाई। तो ये किसका नारा है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो माधव प्रसाद सिंह का, सॉरी माधव प्रसाद मिश्र जी का, सरदार पूर्ण सिंह का, प्रताप नारायण मिश्र जी का, या बाल मुकुंद गुप्त का? तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा भाई प्रताप नारायण मिश्र जी का है भाई। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम, पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, तक, हर गंगा और श्रृंगार विलास। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? शंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, राधा कृष्ण दास ने, आनंद दुलारे वाजपेयी ने? तो भाई मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया है। मैंने पहले भी आपको बता भी आज की क्लास में। और जो मुकुटधर पांडे जी है, ये लोचन पांडे के छोटे भाई थे। पांडे बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडे बंधु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? जो सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ? तो सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, और सूरदास जी को ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। जो सूरदास जी है, इन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक की भाषा, साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और जो सूरदास जी है, इनके 25 ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन 3 ही ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं। 3 कौन कौन से हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। किसकी पंक्ति है? तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तो पंक्ति सेनापति अमीर खुसरो, भिखारी दास या नाभा दास? तो ये पंक्ति भाई भिखारी दास जी की रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं भिखारी दास जी की। नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण। ठीक है, और को रचना की शतरंज सतीका। अमर कोश भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये रचना भिखारीदास जी की काफी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। और जो सेनापति जी हैं, इनकी एक पंक्ति है जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। आई ऋतु पावस, आई ऋतु पावस, न पाई प्रेम पतियां। आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतिया। ये सेनापति जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति है फिर। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। किसकी पंक्ति है? अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार सोमनाथ की है, रसलीन की है, पद्माकर की है, बिहारी की है? तो ये रसलीन की पंक्तियां
रहेगी। ठीक है, अब जो सोमनाथ जी हैं इनकी पंक्ति देख लेते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। छंद रीति समझे नहीं, छंद रीति समझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान, बिन पिंगल के ज्ञान। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये सोमनाथ जी की पंक्ति है। छंद रीति समझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान, सोमनाथ जी की पंक्तियां रहेंगी ये। ठीक है, रसलीन की हमने देख ली, ये रही। ठीक है, पद्माकर की देख लेते हैं। ताही को रीति कहत, ताही को रीति कहत है, रस ग्रंथन की रीति। ये पद्माकर की है भाई। बिहारी दास की देख लेते हैं। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे, गति नहीं समझे कोई। ये बिहारी दास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी को प्रारंभ में किस पत्रिका ने महत्व दिया? जो हिंदी कहानी है इसको प्रारंभ में किस पत्रिका ने महत्व दिया था? हंस ने, कवि वचन सुधा ने, सरस्वती ने, इंदु ने? तो भाई सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? साक्ष्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? तो किसने की है भाई? भट्टनायक ने, शंकुक ने, अभिनवगुप्त ने, या भट्ट लोलट ने? तो साक्ष्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की है भाई। ठीक है, और इनके सिद्धांत और दार्शनिक मत भी देख लेते हैं। मैं आपको हर बार बताती हूँ जब भी क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, तो शंकुक है, इनका सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत है अनुमतिवाद। क्या है? अनुमतिवाद है। और इनका दार्शनिक मत क्या है? न्याय दर्शन है। ठीक है, जो अभिनव गुप्त है इनका सिद्धांत क्या है? अभिव्यक्तिवाद है। और इनका दर्शन कौन सा है? शैव दर्शन है। शैव दर्शन रहेगा। भट्टलोलट है। ठीक है, इनका सिद्धांत उत्पत्ति या आरोपवाद है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो ये मीमांसा दर्शन से संबंधित रहेंगे भट्टलोलट। अगला क्वेश्चन है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है? तो किस सांध्य के लिए की जाती है? प्रयत्न के लिए, फलागम के लिए, नित्याप्ति के लिए, या कार्य के लिए? ठीक है, तो नाट्य की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, डी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रेम घन या श्रीधर पाठक ने? तो श्रीधर पाठक ने किया है भाई। हर्मिट है इसका एकांतवासी योगी के नाम से, और डेजर्ट विलेज का भी उज्जर ग्राम नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में है। ठीक है, लावनी या ख्याल शैली में है एकांतवासी योगी की रचना। ठीक है, और श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत है भाई। ठीक है, और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक इनकी है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है? 8, 9, 11, 10? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये आंसर बिल्कुल सही है। और भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव माने हैं। ठीक है, स्थायी भाव। 8 ही सात्विक अनुभव मांगने हैं। और जो 33 है ये संचारी भाव माने हैं भरत मुनि ने। ठीक है, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 मुख्य रस बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से है वो? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। और जो 4 गौण रस भी बताए इन्होंने, वो कौन कौन से है? अद्भुत, करुण, हास्य और भयानक। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन तीन तत्वों को मान्यता देता है? तो भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन तीन तत्वों को मान्यता देता है? तो किन को देता है? वस्तु, नेता, रस। ठीक है, रस, वस्तु, संवाद। तो वस्तु, नेता, जो रस है, ये ऑप्शन ही अपना ठीक है भाई। भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के वस्तु, नेता और रस, इन्हीं तीन तत्वों को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय? तो भाई जो अहिंसा और प्रपत्तिवाद है, ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। ठीक है, जो वैष्णव संप्रदाय है, इसमें भगवान विष्णु और उनके जितने भी स्वरूप हैं, उनकी पूजा या उनकी आराधना की जाती है और उनको आराध्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो भाई जो उत्तम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर थे। ठीक है, और जो बाल मुकुंद गुप्त जी है, ठीक है, ये कौन से पत्र के संपादक थे? तो भारत मित्र के थे। किसके थे? भारत मित्र के थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। और राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, ये कौन से पत्र के थे? बंगदूत के। और बंगदूत क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। राजा लक्ष्मण सिंह, ये भाई प्रजा हितैषी जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे और आगरा से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? 1903 में, 1828 में, 1920 में, 1933 में? तो 1828 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, ग्रामीण, आंचलिक या राजनीतिक? तो मैला आंचल भाई आंचलिक उपन्यास रहेगा और 1954 में ये प्रकाशित था। ठीक है, और इस उपन्यास में जो पूर्णिया है भाई, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। और मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी रहेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, और जो फणीश्वर नाथ रेणु ये आंचलिक उपन्यासकार ही है। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास है। ठीक है, कौन कौन से हैं? प्रतिपरिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। जो राम रतन राय उपन्यास है, ये इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, फणीश्वर नाथ का अधूरा उपन्यास कौन सा? राम रतन राय। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो किसने कहा भाई प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नगेंद्र सिंह? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा फिर प्रयोगवाद को? ठीक है, इन्होंने कहा है प्रयोगवादी जो कविताएं हैं, प्रयोगवादी कविताओं में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पंथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये कवि एक मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ठीक है, जो प्रयोगवाद के कवि है वो क्या एक मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है, ये रामविलास शर्मा ने कहा था। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? भी डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। क्या भी? शैलीगत विद्रोह कहा है। शैलीगत विद्रोह कहा है प्रयोगवाद को नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जो सखी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद है, स्वामी हरिदास है, वल्लभाचार्य है या परमानंद दास है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी रहेंगे। ठीक है, और जो ये संप्रदाय है इसको
हरिदासी या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। सखी संप्रदाय या हरिदासी या टट्टी संप्रदाय जो है ये निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे। ठीक है, बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसलिए इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हर नाम। तो ये किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। कुंभन दास, कबीरदास, परमानंद दास या सूरदास। तो ये पंक्तियां भाई कुंभन दास जी की रहेगी। किसकी है? कुंभन दास जी की पंक्ति है। जब अकबर के सामने इन्होंने ये पद कहा था तो वहां की पंक्ति है। और कुंभन दास जो है ये निकुंज लीला संबंधी पदों का गायन किया करते थे और अकबर के सामने इन्होंने यह पद फतेहपुर सिकरी में अकबर के बुलाने के संबंध में इन्होंने कहा था। जब अकबर ने इनको फतेहपुर सिकरी बुलाया था, जब कुंभन दास ने ये क्या है पद कहा था। ठीक है, और जो कुंभन दास है ये वल्लभाचार्य के शिष्य है। किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य है और अष्टशाप के कवि और संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, भाषा और समाज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? देवेंद्र शर्मा है, भोलानाथ तिवारी है, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव है, रामविलास शर्मा है। तो भाषा और समाज के लेखक है रामविलास शर्मा। ठीक है, और इनके और भी काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तेंदु हरिश्चंद्र। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है। ठीक है, नई कविता और अस्तित्ववाद। ठीक है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। जो भोला तिवारी है, ठीक है, इनकी रचना है विज्ञान है। ठीक है, और वहां का कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ है भाई? ठीक है, तो कौन सी है? शैली विज्ञान की भूमिका, शैली विज्ञान की भूमिका और तुलसी साहित्य। ये देवेंद्र नाथ शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? रीति काव्य की भूमिका जो है इस पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यदेव चौधरी, महेंद्र कुमार, भगीरथ मिश्र या नगेंद्र। तो रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता रहेंगे डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल या रीतिबद्ध एवं हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना सत्यदेव चौधरी जो है ये, ठीक है, सत्यदेव चौधरी। ठीक है, हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्य शास्त्र के परिदृशक नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो कौन कौन सी पुस्तक इनकी? हिंदी वाङ्मय का विकास, काव्य शास्त्र के परिदृश्य, ये इनकी पुस्तक है सत्यदेव चौधरी जी की। और जो भगीरथ है, जो भगीरथ जी है, इनकी कौन सी पुस्तक है? तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, ना जाने कितनी बार पेपर में पूछी गई है। लोग लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। किसकी पंक्तियां? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, देख लेते हैं किसकी पंक्तियां हैं भैया। कवि ठाकुर, घनानंद, दस्त खान या बोधा। तो लोग लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरी कवित बनावत। तो ये पंक्तियां रीतिकालीन प्रेम मार्गी कवि घनानंद जी की हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं घनानंद जी की, सुजान सार, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला, इश्क लता, कोकसार, रस केली वल्ली और वियोग वेली। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं घनानंद जी की भैया। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है।
ठीक है, या शंकराचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य रहेंगे। ठीक है, दर्शन प्रवर्तक और संप्रदाय बता देती हूँ, नोट कर लेना भैया आप सभी। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, इनका संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है और ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। फिर है हमारे वल्लभाचार्य, ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, और रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे ये। फिर है शंकराचार्य, ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और सम्मार्थ संप्रदाय से संबंधित थे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर करें भाई आपको क्लास पसंद आती है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले भाई, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें आप। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।